हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज करने वाले हैं, जो कि हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का ही एक पार्ट है। और इससे पहले भी मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझा चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में समझाने का मेरा पर्पस यही है कि जिन बच्चों को पहले नहीं समझ में आया था, मैं दोबारा समझाना चाहता हूँ। और इस जरिए से सभी बच्चों को ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, जो कि बहुत ईजी टॉपिक है, सबको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या हैं। ठीक है। फिर उसके बारे में रिलेशन देखेंगे और उसके बिहाफ पे जितने भी उसके टाइप्स होते हैं उनके फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा कि मेरे पास दो बीकर है, एक ए है, एक बी है। ठीक है। अब ये जो ए बीकर है उसमें प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है। उसमें कोई हमने सॉल्यूट नहीं मिलाया हुआ, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा पानी है इसमें सिर्फ। और यहाँ पे हमने बी वाले बीकर में हमने क्या मिला रखा है, बी वाले बीकर में हमने मान लो कोई सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, या हमने इसमें कोई सॉल्यूट मिला दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये एक सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। तो अब इसकी अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, तो ए वाले बीकर के कंपैरिजन में बी वाले बीकर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा देखी जाएगी। अब इस बात को इस ऐसे समझिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो इस चीज पे डिपेंड करती है कि हमने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिलाया है। मेरी बात क्लियर है सभी को? कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की जो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि हमने उसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना मिलाया है। अगर ज्यादा मिलाएंगे तो ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, कम मिलाएंगे तो कम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। इस बात को ऐसे समझते हैं, जैसे कि ए बीकर में हमने कुछ भी नहीं मिलाया था, तो ए बीकर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मान लेते हैं कि हम जीरो है, या ए बीकर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत कम है। बी वाला बीकर है, उसकी हम कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लेते हैं। मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अभी क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन कौन से कोलिगेटिव, तो अभी बस इतना ध्यान रखना है कि जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम होगा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। मेरी बात क्लियर है सभी को? तो इससे हम क्या बता सकते हैं, हमारे पास आप कहोगे सर जी हमने ये जो दो बीकर ले रखे हैं इसमें तो बी वाला होगा सर, क्योंकि बी वाले में हमने सोल्यूट मिलाया, ए वाले में तो कुछ मिलाया नहीं है, बी वाले में सोल्यूट मिलाया, इसका मतलब बी वाले की ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। तो बिल्कुल सही, यही है आंसर इसका, बी वाले की ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब इसकी डिफाइन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, लिख के देख लेते हैं, मैं भी लिख लेता हूँ, आप भी लिख लो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, स्टार मार्क करके लिख लेना, पेपर में पूछ भी लिया जाता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन which depends upon amount of solute particles present, particles present in the solution are called colligative properties। ठीक है बच्चा लोग, तो ये हो गई अपनी डिफाइन। और एक और बात आप इसमें मेंशन कर सकते हो, जो कि मतलब एक एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह लिखा देता हूं, अगर ज्यादा पूछ लिया जाता है, ज्यादा मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको अगर आपका मन है कि ज्यादा इलेबोरेट करना है, वैसे ये सफिशिएंट है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि क्या है कोलिगेट प्रॉपर्टी। लेकिन एक लाइन आप और ऐड कर सकते हो कि दीज प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड अपॉन
नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि दिस प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इसका मतलब ये है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो सोल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। नेचर से क्या मतलब है सर, ये तो बता दो। नेचर से मतलब ये है कि उसका साइज छोटा है बड़ा है, सोल्यूट का साइज छोटा है या बड़ा है, उससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कोई मतलब नहीं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मतलब है सिर्फ अमाउंट ऑफ सोल्यूट से, कि कितना है, छोटा है बड़ा है मोटा है पतला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि कितना है, क्वांटिटी देखता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है, सोल्यूट का अमाउंट कितना है। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रिलेशन की तरफ। ठीक है, रिलेशन क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का अमाउंट ऑफ सोल्यूट के साथ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट के, अमाउंट ऑफ सोल्यूट के। इसका मतलब अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है अमाउंट ऑफ सोल्यूट बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी बढ़ेगा। अगर कहीं पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट रही है तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी घटेगा ही। ठीक है, तो ऐसे एक शॉर्टकट सा बना के आप याद रख सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी बढ़ेगा, या फिर अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी घटाते हैं हम तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटती है। ठीक है, आपको ये रिलेशन याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यूज वगैरह में, या फिर वो जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें भी। पिछले साल मेरे पेपर में भी पूछा गया था ऐसा ही सवाल। ठीक है, तो रिलेशन के बारे में हमने बता लिया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। और फॉर्मूला तो खैर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फॉर्मूला है इसके टाइप के। मतलब हमें देखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कितने टाइप हैं, उन टाइप्स के फॉर्मूला। मतलब वो बात मैंने वहां गलती से शायद, यहाँ देखो, यहाँ इसको करेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे टाइप्स लिखना था, भूल गया मैं, गलती होगी मेरे से, सॉरी। तो यहाँ पे ये चीज है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कितने टाइप हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कितने टाइप हैं, 4 टाइप हैं, टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहली, या मतलब पहले मान लो या जो भी मान लो, सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन दोबारा कर रहे हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चौथी प्रॉपर्टी है अपनी ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम पहले कर चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहले कर चुके हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पहले कर चुके हैं। हमारा सिर्फ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट रह रहा है। लेकिन मेरा ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का टॉपिक कराने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर किसी भी बच्चे को ये चीजें क्लियर नहीं हुई हैं तो बिल्कुल ही बेसिक लेवल से मैं इसमें दोबारा से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, ध्यान से नोट करना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करने वाले हैं। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी बोल देते हैं हम इसे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी बोल देते हैं हम इसे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, उसके बाद उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। और बोर्ड्स में सीबीएसई में पिछले साल जैसे क्वेश्चंस आए थे वो भी हम सॉल्व करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो
अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, और फिर जानेंगे कि क्या फॉर्मूला है इसका, मतलब फिर क्या रिलेशन है, और उसके बाद हम इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको इस चीज से समझिए। जैसे कि मैंने पहले दिखाया, यहाँ पे दो बीकर है, ठीक है, दो बीकर है ना। मैंने क्या कहा था कि जिसमें सोल्यूट ज्यादा होगा, पहले वाले बीकर में तो कुछ भी नहीं है, पहले वाले बीकर में तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। और दूसरे वाले बीकर में सोल्यूट है, दूसरे वाले बीकर में यहाँ देख रहे हो ना सोल्यूट है। तो इससे हमने ये तो पता लगा लिया था कि जिसमें सोल्यूट ज्यादा होगा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, और ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें सोल्यूट ज्यादा होगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जिसमें सोल्यूट ज्यादा होगा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है, इसका नाम दे देते हैं हम ए और इसका नाम दे देते हैं बी, कि बी वाले की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है ए वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कैसे देखेंगे। अब हमने क्या किया, इन दोनों बीकर के नीचे लाके आप यहाँ देख सकते हो बर्नर लगा दिया, ठीक है, बर्नर लगा दिया। अब हमने ये देखा कि ये जो प्योर सॉल्वेंट था हमारा, प्योर वाटर, ये तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो गया, लेकिन जिसमें हमने सोल्यूट मिलाया था हमने वो देखा कि 104 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है ये, समझ रहे हो, 104 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया 104, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया, इसी चेंज को बोलते हैं, कितने डिग्री का चेंज आया, 4 डिग्री का, ठीक है। और ये चेंज हमेशा डिफर कर सकता है अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमने कितना डाला, मतलब बाकी चीजें भी डिपेंड करती हैं। मतलब ये जो चेंज आया ना, इसी चेंज को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया, क्लियर। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बीकर ले लेते हैं 4, पहले बीकर में 5 लीटर पानी, इसको नाम दे देते हैं ए। दूसरे बीकर में 5 लीटर पानी भी है, और इसके साथ हम थोड़ा सा नमक ले लेते हैं, 2 चुटकी नमक, 5 ग्राम NaCl, ठीक है। और तीसरा बीकर भी ले लिया हमने, तीसरे बीकर में हमने 5 लीटर पानी तो रखा ही, साथ में हमने इस बार 50 ग्राम नमक मिला दिया, ठीक है। और एक और बीकर ले लेते हैं, इस बार हमने 5 लीटर पानी लिया और उसके साथ इस बार हमने क्या किया, 80 ग्राम नमक मिला दिया उसमें, ठीक है। आप कहोगे सर जी इतना तो हमें समझ में आ गया है कि जिसमें जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी तो सर जी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो ज्यादा ही होगी। तो यहाँ पे क्या देखा, हमने ये देखा कि जो पहला ए बीकर था उसका बॉइलिंग पॉइंट निकला 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसमें कुछ मिलावट नहीं था। बी वाले का हमने देखा 104 डिग्री सेल्सियस, 1004 लिख दिया मैंने, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया, तो बी वाले का हमने क्या देखा 104 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यही जब हमने सी वाले को बॉईल करने के लिए बिठाया तो हमने देखा कि सी वाले का बॉइलिंग पॉइंट 108 डिग्री सेल्सियस देखने में आया, और यही डी वाले का 110 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो चेंज आया बॉइलिंग पॉइंट में, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब जब हमने सोल्यूट मिलाया तो पहले बीकर के रिस्पेक्ट में दूसरे बीकर में कितने डिग्री का चेंज आया, 4 डिग्री का, और पहले के रिस्पेक्ट में तीसरे बीकर में 8 डिग्री सेल्सियस का, और पहले बीकर के रिस्पेक्ट में चौथे बीकर में 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया। तो कुछ ऐसे ऐसे करके हमारा सभी बीकर में डिफरेंस आ रहा है, और ये डिफरेंस ही है एलिवेशन, कि कितना एलिवेशन हुआ, इसी एलिवेशन को हम बोलते हैं, यानी कि चेंज कितना आया बॉइलिंग पॉइंट में, इसी एलिवेशन को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो एलिवेशन किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट का। तो इसको या तो हम कई बार बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी बोल देते हैं, या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आप, मैं कह रहा हूं सबसे इजी लिखना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट,
ठीक है। तो ये जो चेंज आया, कई बार 8 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया, कई बार 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया, कई बार 4 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। इतना क्लियर हो गया। तो इस चेंज को ही हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टीबी से दिखाते हैं। ट्राइंगल को डेल्टा बोलते हैं और डेल्टा टीबी से दिखाते हैं। बी बेस में है, टी एस है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चा लोग, इतना समझ में आया। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये तो प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को कैसे दिखाते हैं, टी नॉट बी से, जिसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया, यानी वाटर में हमने तो कुछ भी नहीं मिलाया था, तो इसका कितना था बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों। और टीबी से किसको डिनोट करते हैं, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या था, चेंज था। किसका चेंज था, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का, और इन इसके बॉइलिंग पॉइंट का चेंज तो पॉजिटिव ही आया था हमारा, 4 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज कैसे निकालेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस पानी का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, डेल्टा टीबी निकालेगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखना, इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर देता हूं, या फिर मार्क मत करो, बस आपको मैं बोलता हूं ध्यान में रखना, याद ये काम आएगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके रिलेशन पे। ठीक है, रिलेशन या फिर फैक्टर्स, रिलेशन या फिर फैक्टर्स ऑन विच एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स। ठीक है बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मोलैलिटी पे। ठीक है, छोटे वाला एम, ध्यान रखना, मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है, डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, क्योंकि डिपेंड करता है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मोलैलिटी पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, तो एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे के बी, और एम से यहाँ पे मोलैलिटी को दिखाएंगे। अब के बी क्या है, के बी को हमने नाम दे दिया, एक कांस्टेंट आया तो इसको नाम दे दिया हमने मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये तो इसका नाम केमिस्ट्री की भाषा में है, मतलब कि केमिस्ट्री की टर्म्स में इसका एक और नाम है, जो बच्चे काफी गलत करके आते हैं, अगर एमसीक्यू में आ जाता है, वो नाम है, ये है कि इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अभी तो कहोगे सर ये तो बड़ा ही अटपटा सा नाम है, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा कि केबी का, केबी को इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। आगे बहुत सारे कांस्टेंट आएंगे, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, कोलरोस्कुलो, तो इतने सारे आप सिंबल देखोगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि केबी का मतलब यही होता है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो कोई बच्चे ये सब सीख लेते हैं, फॉर्मूला वगैरह रट लेंगे, एक आधी गलती ऐसी कर देंगे जो मतलब नहीं करनी चाहिए, सिली मिस्टेक्स कहते हैं ये, सब कुछ आते हुए भी।
तो अब क्या होगा, अब इस फॉर्मूले को ना, ये तो आ गया हमारा मतलब फॉर्मूला आ गया, इसको ना शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट टर्म में डिराइव कर लेते हैं। अब मोलैलिटी मतलब मोलैलिटी, कई बच्चों को मोलैलिटी का फॉर्मूला नहीं आता होगा, तो कोई नहीं, मोलैलिटी निकालनी नहीं आती है, अगर आपने पहले की वीडियोस देख रखी हैं तो ठीक है, नहीं देखी तो फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार जाके आप वो भी चेक कर लेना, लेकिन यहाँ पे जितनी जरूरत है मोलैलिटी की उतना मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में एम। और एक चीज और जो ध्यान रखनी थी वो ये था कि केबी की यूनिट, केबी की यूनिट आप वैसे लिख लेना साइड में, यूनिट ऑफ केबी क्या है, केल्विन, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। आप इसको साइड में नोट बॉक्स में रख लो, चाहे जैसे लिख लो, ठीक है। तो अब इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में, किसके बराबर आएगा, डेल्टा टीबी के, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास किसका, सोल्यूट का, सोल्यूट को किससे दिखाते हैं हम, बी से, तो गिवन मास, और गिवन मास को हम डब्ल्यू से दिखाते हैं, तो डब्ल्यू हो जाएगा गिवन मास, गिवन मास किसका, सोल्यूट का, सोल्यूट का गिवन मास क्या होगा, डब्ल्यू बी होगा, मतलब डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहीं पे आ जाएगा मोलर मास, मोलर मास इसका, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया हमने। नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में, तो सॉल्वेंट का मास को हम किससे दिखाते हैं, डब्ल्यू ए से, और केजी में करना है तो इसे 1000 से डिवाइड कर दो, ऐसे ही कर दो, 1000 से यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा मोलैलिटी, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा टी बी आएगा, और यहाँ पे फिर से लिखते हैं डेल्टा टी बी, और यहाँ पे के बी है, और अब क्या करेंगे, इनको सेटल कर लेते हैं अपना अपने अकॉर्डिंग, ये डब्ल्यू बी यहीं रहेगा, और ये 1000 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू ए तो यहीं रहेगा, और यहाँ आ जाएगा एम वी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है जो कि हमें याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है, आप इसको रट लो, अगर मोलैलिटी वगैरह आपको निकालनी नहीं आती तो कोई नहीं, आप इसको रट लो, वैसे मोलैलिटी आनी चाहिए निकालने, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी मैं बता चुका हूँ। मोलैलिटी सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अगर जिसको नहीं याद करना है इतना कि सर कौन यहाँ पे लिख के ये पुट करेगा, तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला है, इसको रट लो, जितने क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के, वो उन सब में यही फॉर्मूला, सिंपल सिंपल आपको वैल्यूज गिवन होंगी, फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन में है, जो कि पिछले साल प्री बोर्ड में आया था, बोर्ड्स में तो नहीं आया था, लेकिन प्री बोर्ड में आया था, जो हमारा प्री बोर्ड हुआ था उसमें आया था ये क्वेश्चन, कि 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, उसको 1000 ग्राम पानी में मिला दिया, 90 ग्राम ग्लूकोज है, उसको किस में मिला दिया, 1000 ग्राम पानी में मिला दिया, तो अब बताओ कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया, आप कहोगे सर जी कैसे निकालें, कुछ नहीं करना है, मैं कह रहा हूं आपको बस फॉर्मूला याद कर लेना है, उस फॉर्मूले को याद कर लो और एक जगह जितनी गिवन वैल्यूज हैं सबको पुट कर लो, मतलब सबको लिख लो साइड में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्या दे रखा है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, और केबी क्या दे रखा है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, और हमें क्या पूछा गया है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है उनको पहले हम लिख लेते हैं,
ग्लूकोज कितना गिवन है, गिवन मास कितना है ग्लूकोज का 90 ग्राम, और मोलर मास क्या दे रखा है MB 180 ग्राम पर मोल। ग्लूकोज का मोलर मास यही होता है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। और क्या दे रखा है, Kb की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, और हमारे पास सॉल्वेंट का मास दे रखा है, यानी वाटर तो सॉल्वेंट ही है, सॉल्वेंट का मास कितना है WA 1000 ग्राम। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपल जो मैंने फॉर्मूला आपको रटने को बोला था कि इसको रट लो, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू में WB इंटू में 1000 अपॉन में MB इंटू में WA। इसको W क्लियर नहीं होगा, WA। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो डेल्टा TB क्या होता है, डेल्टा TB को हमने ये भी तो लिखा था, आपको याद हो, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकाला था हमने, तभी तो निकला था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इस चीज को हमें यहाँ पे पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा TB माइनस T0B इज इक्वल टू KB की वैल्यू 1.86, WB क्या है, गिवन मास क्या है हमारा ग्लूकोज 90 ग्राम, और यहाँ 1000 था ही, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। MB क्या है, गिवन मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है 180 ग्राम, और वाटर का मास क्या दे रखा है 1000 ग्राम। बस सिंपल सी वैल्यूज हैं, हमने यहाँ पे पुट करी है। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ TB। तो सिंपल सी वैल्यूज हमने पुट कर ली, इस फॉर्मूले को लिख लिया। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, आप याद कर लो या रट लो या समझ लो, जो करो बस इसको रट लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि जिसमें सीधा सीधा ये पूछा होगा, फिर भी बच्चे छोड़ के आएंगे, कहेंगे सर जी फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था। वही तो मेन है यार, सर जी सब कुछ लिख लिया था, सारा गिवन था, बस सर फॉर्मूला याद नहीं आया। तो वही तो मेन है, वही चीज अगर आप याद कर लोगे तो आप क्वेश्चन में फुल मार्क्स ग्रैब कर पाओगे, फुल मार्क्स ले पाओगे। नहीं तो आप गिवन लिख के आओगे, आधा एक नंबर टीचर के मन में आएगा तो आधा नंबर, नहीं तो एक नंबर दे देगा। तो गिवन लिखने का आधा एक नंबर तो मिल ही जाता है कि भाई क्या क्या लिखा है बच्चे ने, तो उसके मार्क्स दे दो, कहीं फेल ना हो जाए। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले जो मैं बताता जा रहा हूँ अभी से इनिशियल, अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर तक भी अगर कुछ ऐसे फॉर्मूला होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बताता जाऊंगा कि आप उनको याद कर लो या नोट में लिख लो और इंपॉर्टेंट डाल लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यूज पुट करो और निकाल वही पाएगा बच्चा जिसको फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, कुछ ज्यादा ऑफ टॉपिक हो गया। तो यहाँ पे आ चुके थे हम, यहाँ पे हम इसको काटा पीटी अभी नहीं करेंगे। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, T0 भी क्या है, T0 भी कहोगे सर आपने बताया था ये तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है यहाँ पे 100 पुट कर सकते हैं हम, यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन अगले स्टेप में, अभी नहीं। कहोगे सर जी एक ही स्टेप में सब कुछ गुचुड़ मुचुड़ कर दिया, समझ में तो आया नहीं। 91 जा 90, 92 जा 180, ठीक है, और ये 1000 कट गया 1000 से, और ये 21 जा 2, और ये 1.86 है तो 0.93। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा TB माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में नहीं करेंगे। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर बोर्ड में कभी भी क्वेश्चन आता है तो हमें आंसर केल्विन में निकालना है, क्योंकि आंसर तो सही आ जाएगा, मैं कहता हूँ आंसर सही आ जाएगा, सेल्सियस में आंसर सही आएगा, लेकिन हमारी जो गड़बड़ी होगी वो ये होगी कि हमें क्वेश्चन में जो KB गिवन है उसमें तो यूनिट केल्विन है ना, तो इसलिए हमें टेम्परेचर भी केल्विन का लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 100 डिग्री सेल्सियस नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, और 373 केल्विन भी होता है, तो 373 केल्विन लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 0.93। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
TB इज इक्वल टू 373.93 केल्विन। क्या आ गया बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का? TB इज इक्वल टू 373.93 केल्विन। ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में इसको ऐसे फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऐसे अटेम्प्ट करना है और आगे बढ़ते हैं। और अगर देख लेता हूं मैं आगे कोई कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो फिर हाँ, बहुत ही बढ़िया रीजनिंग क्वेश्चन है जो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से तो रिलेट नहीं करता, नॉर्मल है, ये नॉर्मल रीजनिंग क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से मेनली तो नहीं डिपेंड करता, लेकिन ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे शायद रिलाई करता है। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन छोटा सा ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसको भी कर लेते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का डिक्रीज क्यों होने लगता है। कहने का मतलब इसका ये है कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं तो प्योर सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट का मतलब क्या है, पहाड़ों पे जाते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट घट क्यों जाता है। क्योंकि पता क्या होता है, एक बंदा है वो यहाँ सी लेवल पे यहाँ बैठा है, यहाँ वो अंडे उबाल रहा है, ठीक है। मान लो इसमें अंडे रखे हुए हैं, वो अंडे उबाल रहा है, ठीक है। तो उसके अंडे यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहे हैं, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहे हैं अंडे, लेकिन क्योंकि अंडे को उबलने के लिए मिनिमम 100 डिग्री मतलब से ज्यादा ही चाहिए उसको, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म हो रहा है और अंडे उबल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो ऊपर गया तो उसने देखा कि उसने अंडे तो डाले, जैसे थोड़ा ऊपर गया उसने अंडे डाले, तो क्या हुआ ना कि वाटर तो पहले ही 100 डिग्री सेल्सियस से पहले यानी कि 93 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होने लग गया, ठीक है, यहाँ पे। और जब और ऊपर गया तो उसने देखा कि एक टाइम पे मतलब यहाँ पे और ऊपर गया तो 90 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल होने लग गया, मतलब पानी पहले ही भाप बन के उड़ने लग गया। और जब वो और ऊपर गया तो यहाँ पे उसने देखा कि यहाँ पे तो वाटर 70 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होके भाप बन के उड़ जा रहा है, मेरे अंडे तो वैसे ही कच्चे के कच्चे पड़े हैं, अंडे तो बॉईल हो ही नहीं पा रहे। तो ऐसा क्यों होता है कि हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आया? अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं। तो बच्चों इसके रीजन को हम एक सेकंड के लिए पेज पे लिख लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक मैं आपको बढ़िया सा सुंदर सा पहाड़ बना देता हूँ, और ये रहा हमारा, कुछ ज्यादा ही बढ़िया पतीला बना दिया मैंने। और जब हम हाई एल्टीट्यूड पे गए, पहाड़ पे गए, तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो मेरा पानी 80 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो रहा है, या 70 मान लो, या जो भी मान लो, कि मतलब 100 पे नहीं हो रहा, उससे कम पे ही, ऊपर जितना ऊपर जाएंगे उतना कम पे ही वाटर बॉईल होना शुरू हो रहा है। तो ऐसा क्या है, ऊपर जाते हैं ना तो एक चीज आप ध्यान रखना, एयर डेंसिटी जो है, एयर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। आप कहोगे सर जी एयर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, या फिर बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना हम ऊपर जाएंगे ना हाई एल्टीट्यूड पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर डेंसिटी वगैरह, ये सब ये जो फैक्टर्स हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर डेंसिटी, ऊपर जितना हम ऊपर जाएंगे उतना कम हो जाएगा। तो इसके कम होने से वाटर जो है जल्दी ही बॉईल होना शुरू हो जाएगा। बताऊं क्यों? अब देखो, मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है। पहले जब मैं सी लेवल पे था मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 180 एम, ठीक है। और जब ऊपर गया तो कुछ ऐसा हो गया, जब मैं ऊपर गया तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया 0.5 atm मान लो। तो अब तो वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एनवायरनमेंट के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बहुत जल्दी हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो यही तो देखा गया कि 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मतलब जल्दी आ गया। इसी वजह से जल्दी आया क्योंकि जो लिक्विड के ऊपर वेपर प्रेशर लग रहा था वही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया बहुत ही कम टेम्परेचर पे, तो इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अभी बात कई बच्चों को नहीं समझ में आ रही होगी क्योंकि मैं एक टॉपिक बताना आपको भूल गया। हालांकि मैं इस लेक्चर को 2 से 3 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और पता नहीं कभी वॉइस की दिक्कत आ जाती है, कभी मैं माइक वगैरह सही ठीक नहीं कर पाता, और कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियो चल रही है बीच में ग्लिच आ गया। मैं आपको दिखा भी दूंगा, मतलब काफ़ी अलग अलग तरीके, कई बार एडिटिंग में दिक्कत आ जाती है, तो काफ़ी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, और आपके सामने उन सभी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ते हुए एक ही वीडियो सामने आती है। मतलब अब मैं ऐसे ही थोड़ी ना कि बस देखा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, ऐसे ही नहीं अपलोड कर सकते ना, पहले वीडियो को देखना पड़ता है कि क्या बना क्या नहीं बना, मतलब वॉइस क्लियर है कि नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें कि मतलब वीडियो सही एक्सपोर्ट हो पाई, एडिट हो पाई या नहीं, कहीं कुछ कट ऑफ वगैरह तो नहीं छूट गए, मतलब मेरी वॉइस तो नहीं छूट गई कहीं पे, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वीडियो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो कई बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा कि एयर डेंसिटी ऊपर जाने से डिक्रीज कैसे हो गई, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाने से डिक्रीज तो होता ही है, तो उससे बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम हो गया। तो इसके लिए मैं पहले बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट बताना चाहूंगा, जो कि मैं भूल गया था, मतलब पिछले 2-3 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए थे तो उसमें तो बताया था, लेकिन इसमें बताना भूल गया। तो एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। हम्म तो इसको हम नई स्लाइड लेते हैं। ठीक है, एक नई स्लाइड लेते हैं, उसमें मैं पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट बता देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर उससे आप जल्दी रिलेट कर पाओगे इन सब चीजों को। ठीक है, सबसे पहले इस बात को समझो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से क्या मतलब कि मतलब सर जी बता तो दो यार, मतलब बॉइलिंग पॉइंट हमें तो पता है कि मतलब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल होना शुरू हो जाए तो उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, लेकिन नहीं, आपका मिसकंसेप्शन मैं दूर कर देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेट अ मिनट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे, मान लो मेरे पास ये सॉल्यूशन है, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे इस लिक्विड पे लगने वाला, ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड अगर एटमॉस्फेयर मतलब ऐसे बीकर में खुला रखा है तो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा 1 atm का। ठीक है, लेकिन जब हम इसको बॉईल करना शुरू करेंगे, जब हम इसको बॉईल करना शुरू करेंगे तो इसके वेपर प्रेशर एस्केप करना, मतलब पार्टिकल्स एस्केप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं हम एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है। ठीक है, एस्केप करना शुरू कर देंगे, और जब एक टाइम ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पे आने के बाद जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो भी 1 atm यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जब दोनों प्रेशर, वेपर लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं, तब हमारे लिक्विड का या सॉल्यूशन जो भी हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो आमतौर पे अगर हम सी लेवल पे रहते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वहां पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसके डिफाइन को मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख लेता हूँ। इट इज defined as the temperature at which
vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ठीक है, कि इस क्वेश्चन पे अब हम वापस आते हैं, कहाँ गया? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बीकर था और ये माउंटेन था, और हमने ऊपर जब पानी बॉईल किया तो देखा कि 80 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी बॉईल होना शुरू हो गया। नीचे जब हम थे तो हमारा यहाँ पे क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm था। ऊपर गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो कि 0.5 atm हो गया। इतनी हाइट पे चले गए कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे 0.5 atm हो गया एटमॉस्फेयर का। लिक्विड का पहले तो 1 atm तक होने में ज्यादा टेम्परेचर, यानी ज्यादा टाइम तो नहीं बोल सकते, ज्यादा टेम्परेचर लगता था, कि ज्यादा टेम्परेचर पर पहुंचता था, तो तब वो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब तब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर होता था। लेकिन अब क्या हुआ? 0.5 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो कुछ कम टेम्परेचर पे ही उसका लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जो कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर अभी हाल फिलहाल में क्या है? 0.5 atm है। ठीक है, 0.5 atm है। तो इससे क्या हो जाता है? जितना हम हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो अब समझ में आई बात? अब इसी को इंग्लिश में लिख लेते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड, at a high altitude, atmospheric pressure is low or air density is low, due to which boiling point of liquid decreases at high altitudes। ठीक है बच्चों, तो अब एक और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है जो कि हम कर लेते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पे इट इज वेरी डिफिकल्ट, एट हाई एल्टीट्यूड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कुक एग, राइस, एग वगैरह, राइस वगैरह या पोटैटो ओपन वेसल में क्यों नहीं बना सकते हाई एल्टीट्यूड पे? सेम बात की भाई, वहां पे पानी पहले भाप बन के उड़ जाएगा, हमारे अंडे हो गए या चावल वैसे कच्चे के कच्चे रह जाएंगे बीकर में, पानी पहले भाप बन के उड़ जाएगा। तो सेम रीजन यहीं पे, यहाँ पे भी वही लिख देना कि एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर is low pressure is low due to which boiling point of water decreases to a large extent, hence it becomes very difficult
to cook vegetables or eggs at high altitude। ठीक है बच्चों, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल यही लिख देना है कि जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट लार्ज एक्सटेंट से गिर जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट में भी एक और क्वेश्चन रहेगा कि प्रेशर कुकर विल डिक्रीज कुकिंग टाइम हाउ। प्रेशर कुकर कुकिंग टाइम कैसे डिक्रीज कर देता है। तो इसका भी एक रीजन है कि क्योंकि प्रेशर कुकर बंद हो जाता है तो इसकी वजह से वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, प्रेशर कुकर विल इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर present inside it due to which pressure cooker cooking time is decreased। या फिर ये भी लिख सकते हैं due to which cooking time becomes shorter for food stuff। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमारा ये मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक खत्म हो जाता है। लेकिन लास्ट एक ये क्वेश्चन बचा है, इसका भी आंसर सेम ही है। हमें क्या लिखना है, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एट हाई, क्वेश्चन क्या पूछा गया, एट हाई एल्टीट्यूड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडिड इन वाटर ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ एग्स वाई। मतलब हाई एल्टीट्यूड पहाड़ों पे जब हम अंडों की कुकिंग करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नमक वगैरह क्यों ऐड करते थे। आपको एक बात तो ध्यान होगी कि जितना हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डालते हैं उतना ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है, यानी कि एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जितना हम सोल्यूट ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जितना हम ऐड करेंगे उतना ही सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या जरूरत है कि हमें तो यही चाहिए ना हाई एल्टीट्यूड पे, कि वहां पे भी हमारा जो पानी है या हमारा जो सॉल्यूशन है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबले ताकि हमारे अंडे आराम से पक जाएं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी वही बात लिखनी है कि ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये थोड़ा गलत हो गया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट the boiling point of water increases to a large extent resulting in short cooking time। तो बच्चों ऐसे हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ये जो पहला टॉपिक एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट है वो खत्म होता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, बहुत ईजी है, आपको वही फॉर्मूले में पुट करना है। हाउ मच यूरिया मस्ट बी एडेड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 100.5 डिग्री सेल्सियस। मोलर मास क्या दे रखा है, 60 ग्राम पर मोल, और वैल्यू केबी की क्या दे रखी है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अगर आपसे नहीं होता है ये, इसका आंसर नहीं आता है, सॉल्व नहीं होता है बच्चों से, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको 10 मिनट में सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको।
स्टार्टिंग में हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अपने नए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए आज का होमवर्क है और देखते हैं आगे। आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर होती है और आज जो भी मैंने पढ़ाया बच्चों, आई होप कि आपने नोट्स बनाए होंगे अच्छे से और रिवाइज करते रहिए नोट्स को। क्वेश्चन अगर मैं अगर कोई क्वेश्चन भेजता हूँ, क्वेरी आती है, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे भी पूछ सकते हैं। वैसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे भी, कहीं पे भी मैसेज कर दीजिए, मैं आपका तुरंत ही रिप्लाई करूंगा। और अगर कोई डाउट आता है या किसी बच्चे को कोई नया टॉपिक पढ़ना है केमिस्ट्री से रिलेटेड समझना है, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वो आप चैनल पे देख सकते हैं। और लेकिन जो हमारा 12th क्लास का कंटेंट है, जो मैंने आपसे और आपने मेरे से प्रॉमिस किया है कि सर हम तो जी अपना 200% देने को तैयार हैं, तो मैं अपना 1000% देने को तैयार हूँ। और आप सभी बच्चों के गुड मार्क्स आएंगे, वेरी गुड, वेल एंड वेल एंड गुड मार्क्स आएंगे, गुड नहीं, वेल एंड गुड मार्क्स आएंगे। और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।